नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो थोड़ा बिजी होने की वजह से आप लोगों की क्लासेज हम कुछ दिन से पिछले कुछ दिनों से नहीं ले पाए थे और अब ये आपकी क्लासेज रेगुलर चलेंगी जैसे कि पहले चला करती थी। तो हम लोग देख रहे थे यूजीसी नेट का जो यूनिट 3 था, जिसमें साहित्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र था। तो उसमें हम काव्य लक्षण को देख चुके और जो प्रमुख रचनाकार की जो रचनाएं थी वो हमने उस पर चर्चा कर ली है। आगे हमको देखना है काव्य प्रयोजन के बारे में। तो आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं काव्य प्रयोजन में और देखते हैं काव्य का प्रयोजन क्या है। जब प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ ही होता है लक्ष्य या उद्देश्य। तो काव्य का प्रयोजन यानी कविता का लक्ष्य या उद्देश्य। तो कविता का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य उद्देश्य क्या है, मतलब ये है कि मुझे कविता से क्या लाभ होगा, है ना। और रचना करने का उद्देश्य क्या रहा है कवियों का, तो यही है मेन उद्देश्य। तो आइए देखते हैं इसके बारे में रचनाकारों ने हमारे किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। हमारे हिंदी के रचनाकार जो हैं वो कविता के उद्देश्य को कुछ अलग तरीके से निर्धारित करते हैं, और जो संस्कृत के रचनाकार हैं वो कुछ अलग तरीके से निर्धारित करते हैं, और जो हमारे पाश्चात्य साहित्यकार हैं वो कुछ अलग तरीके से निर्धारित करते हैं। तो तीनों की हम मान्यताओं को देखेंगे, जो हमारे संस्कृत के रचनाकार हैं, जो हिंदी के हैं, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हैं। तो ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। काव्य प्रयोजन, पहले तो हम यही देख लेंगे। काव्य प्रयोजन में लिखेंगे या कविता का लक्ष्य या उद्देश्य, इससे आपको समझने में आसानी होगी। कविता का लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य या उद्देश्य, ये क्या है, काव्य प्रयोजन का अर्थ है। आगे हम देखेंगे इसकी परिभाषा। एक हेडिंग डालेंगे आप, परिभाषा की। परिभाषा में हम नोट करेंगे कविता से प्राप्त होने वाले लाभ को, कविता से प्राप्त होने वाले लाभ को, या कविता की रचना करने के उद्देश्य को, या कविता की रचना करने के उद्देश्य को, रचना करने के उद्देश्य को, या कविता की रचना करने के उद्देश्य को क्या कहा जाता है, काव्य प्रयोजन कहा जाता है। काव्य प्रयोजन कहा जाता है, कहा जाता है। ये रही हमारी परिभाषा जो हमने अभी आपसे चर्चा की थी। ठीक, कविता से प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं, या कविता की जो रचना करने का हमारा जो उद्देश्य होता है, वही क्या होता है, काव्य का प्रयोजन होता है। उम्मीद करता हूँ काव्य प्रयोजन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे, सबसे पहले जो देखेंगे वो हम देखेंगे संस्कृत आचार्यों के अनुसार उन्होंने क्या क्या अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो प्रत्येक रचनाकारों की अलग अलग परिभाषाएं रही हैं। तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार नंबर 1 पे आप लिखेंगे, नंबरिंग नहीं ऐसे ही करेंगे, हेडिंग डालेंगे आप संस्कृत आचार्यों के अनुसार, संस्कृत आचार्यों के अनुसार। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ से केवल इनकी परिभाषाओं से ही क्वेश्चन बनते हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक, तो हम सिर्फ इन संस्कृत आचार्यों की परिभाषा ही देखेंगे और अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जाना। नंबर 1, हम देखेंगे पहली परिभाषा भरत मुनि की। किसकी देखेंगे, भरत मुनि की। काव्य का लक्ष्य,
काव्य का लक्ष्य क्या है? काव्य का लक्ष्य धर्म, यश, आयु। काव्य का लक्ष्य धर्म, यश, आयु, आयु साधक। धर्म, यश, आयु साधक, ठीक, वृद्धि, बुद्धिवर्धक, बुद्धि वर्धक, बुद्धिवर्धक, लोक उपदेश, लोक उपदेश, हितकर और पीड़ित मनुष्य, हितकर और हितकर और पीड़ित मनुष्य को, हितकर और पीड़ित मनुष्य को, हितकर और पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना, होना चाहिए, होना चाहिए। ये किसने परिभाषा दी? ये परिभाषित किए हमारे भरत मुनि ने। इन्होंने क्या कहा? काव्य का लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए, यश होना चाहिए, आयु साधक होना चाहिए, आयु की साधना करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला होना चाहिए, लोक उपदेश होना चाहिए, हितकर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? जो पीड़ित मनुष्य हैं उनको शांति प्रदान करना होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? हमारे भरत मुनि कह रहे हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे। नंबर 2 पे हम देखेंगे क्या काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखते हैं काव्य का लक्ष्य। काव्य का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय। ये पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? देखते हैं क्या है ये। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके अंतर्गत आता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यही है पुरुषार्थ चतुष्टय। ये चारों कीर्ति, प्रीति और कीर्ति, प्रीति और कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान, समस्त कलाओं का ज्ञान, कलाओं का ज्ञान होना चाहिए, होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? ये मान्यता है भामा की। भामा क्या कह रहे हैं? काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ चतुष्टय होना चाहिए। इसका अर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, प्रीति और क्या हो? समस्त कलाओं का ज्ञान। ये जो है काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखेंगे हम अगली परिभाषा क्या है काव्य का लक्ष्य। इसमें आपको सिर्फ जो ध्यान देना है वो देना है इसी पे, किसने किसको किसको माना है। जैसे भामा ने माना है कीर्ति, प्रीति,
समस्त कलाओं का ज्ञान और पुरुषार्थ चतुष्टय को। ठीक, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। भरत मुनि ने क्या माना है? धर्म, यश, आयु साधक, बुद्धिवर्धक, लोकोपदेश, हितकर और जो पीड़ित मनुष्य को विश्रांति प्रदान करना, ये काव्य का उद्देश्य या काव्य प्रयोजन किसने माना है? भरत मुनि ने माना। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। काव्य का लक्ष्य, पुरुषार्थ चतुष्टय, अनर्थ का शमन, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये तो आपको पता ही चल गया ऊपर क्या है पुरुषार्थ चतुष्टय। अनर्थ का शमन, अनर्थ का शमन यानी नाश करना। विपत्ति निवारण, विपत्ति निवारण। रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति, रोग मुक्ति और रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति, अभिमत वर की प्राप्ति होना चाहिए, होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये रुद्रट का है। तो रुद्रट साहब की क्या मान्यता है? काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए या उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए या प्रयोजन क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ चतुष्टय, अनर्थ का शमन, विपत्ति का निवारण, रोग से मुक्ति और क्या है? अभिमत वर की प्राप्ति। ये रुद्रट के अनुसार बताया गया है। आगे हम देखेंगे नंबर 4, काव्य का लक्ष्य। काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ चतुष्टय, व्यवहार ज्ञान, पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान और इसके साथ साथ और परम आह्लाद, और परम आह्लाद, आह्लाद मतलब खुशी, होना चाहिए, होना चाहिए। ये जो कथन है, ये कथन है हमारे कुंतक महोदय का। किसका है ये? कुंतक। क्या मानना है इनका? कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ चतुष्टय होना चाहिए। इन्होंने भी माना, रुद्रट ने भी माना और ये भामा ने भी माना। व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद होना चाहिए, ये कुंतक का मानना है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। नंबर 5, काव्य का लक्ष्य, पुरुषार्थ चतुष्टय, इसके साथ साथ और क्या है? जाया सम्मित उपदेश, यहाँ आप कामा लगाएंगे। जाया सम्मित उपदेश, जाया सम्मित उपदेश, जाया सम्मित उपदेश, परमानंद और यश, परमानंद और यश होना चाहिए, होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? हम देखेंगे। ये मान्यता है हमारे अभिनव गुप्त की। किसकी मान्यता है ये? अभिनव गुप्त की। ठीक, क्या माना है इन्होंने? काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? काव्य का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय को माना है इन्होंने, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। पुरुषार्थ चतुष्टय, जाया सम्मित उपदेश
और क्या माना है, परमानंद और यश होना चाहिए। ये किसने माना? अभिनव गुप्त ने माना है। अगले संस्कृत के रचनाकार हैं हमारे महिम भट्ट। इन्होंने क्या माना है? तो काव्य का लक्ष्य, इनके अनुसार क्या होना चाहिए काव्य का लक्ष्य? रसमय सदुपदेश, रसमय सदुपदेश, सत प्लस उपदेश, है ना, सदुपदेश, और परम आह्लाद, और परम आह्लाद, परम आह्लाद होना चाहिए, होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? ये महिम भट्ट की है, महिम भट्ट की है। क्या मानना है इनका? काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? रसमय सदुपदेश होना चाहिए, परम आह्लाद होना चाहिए। बस ये दो ही चीज इन्होंने माना है। अच्छा, आगे देखेंगे हम आनंद वर्धन के बारे में। काव्य का लक्ष्य, आनंद वर्धन ने क्या माना है? विनय की ओर उन्मुखीकरण, विनय की ओर उन्मुखीकरण, उन्मुखीकरण, विनय की ओर उन्मुखीकरण, और प्रीति होना चाहिए, और प्रीति होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? ये आनंद वर्धन की है, आनंद वर्धन। काव्य का लक्ष्य विनय की ओर उन्मुखीकरण और प्रीति होना चाहिए। तो लगभग 3 से 4 और बचे हैं, देखते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम। हमने अभी अभी देखा था भरत मुनि के बारे में, धर्म, यश, आयुषाधक, बुद्धिवर्धक, और क्या था? लोक उपदेश, हितकर, और जो विश्रांत मनुष्य थे, जो पीड़ित मनुष्य थे, उनको विश्रांति प्रदान करना। ये भरत मुनि की मान्यता थी। आगे हम देखेंगे भामा के बारे में। भामा ने किसको ज्यादा महत्व दिया है? पुरुषार्थ चतुष्टय को दिया है, कीर्ति प्रीति को दिया है, और इसके साथ साथ समस्त कल्पनाओं का ज्ञान होना चाहिए। और इसके बाद रुद्रट क्या मान रहे हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय ये भी मानते हैं, साथ साथ अनर्थ का शमन हो, विपत्ति का निवारण हो, रोग से मुक्ति हो, और साथ साथ अभिमत वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। ये सारी चीजें किसी काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। और इसके साथ कुंतक का मानना है पुरुषार्थ चतुष्टय ये भी मानते हैं, साथ में व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद को मानते हैं। और पुरुषार्थ चतुष्टय, जाया, सम्मित उपदेश, परमानंद, यश, ये 4 चीजें जो है अभिनव गुप्त मानते हैं। रसमय सदुपदेश और परम आह्लाद, ये महिम भट्ट का मानना है कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और आनंद वर्धन का मानना है क्या? कि विनय की ओर उन्मुखीकरण और प्रीति, ये हमारे काव्य का उद्देश्य या इसका उद्देश्य होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नंबरिंग आप कर लेंगे जो भी हो। आगे हम देखेंगे दंडी के बारे में। काव्य का लक्ष्य दंडी ने क्या माना? लोक व्युत्पत्ति को माना है। नोट करेंगे आप, काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लोक व्युत्पत्ति होना चाहिए, लोक व्युत्पत्ति होना चाहिए, होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? दंडी की। अगले हमारे कौन है? मम्मट महोदय हैं। तो मम्मट के बारे में देखेंगे, इनकी क्या मान्यता है? काव्य का लक्ष्य किसको माना है इन्होंने? यश प्राप्ति को माना है, यश प्राप्ति, ख्याति की प्राप्ति करना,
और साथ साथ इन्होंने माना है कि इसको वित्तीय लाभ, वित्तीय लाभ। और इसके साथ है लोक व्यवहार, लोक व्यवहार। और है शिवेतर छतय, शिवेतर छतय, शिवेतर छतय। शिवेतर छतय का अर्थ क्या है? अमंगल का नाश करना। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे आप इसको, अमंगल का नाश। दोनों चीजें कभी भी कहीं भी दी जा सकती हैं, दोनों में से एक। कहीं आपको शिवेतर छतय देखने को मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा अमंगल का नाश। तो दोनों को जानना जरूरी है। अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति, तत्काल तुरंत, यानी कविता जैसे ही पढ़ो वैसे क्या हो? परम आनंद की प्राप्ति हो, तत्काल परमानंद की प्राप्ति। और इसके साथ साथ हो कांता सम्मित उपदेश, कांता सम्मित उपदेश। इतनी सारी चीजें किसी कविता में होनी चाहिए, किसी कविता का उद्देश्य होना चाहिए, होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? ये है हमारे मम्मट महोदय की मान्यता। ठीक। अगले हमारे कौन है? वामन के बारे में हम देखेंगे। काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छा, इनके बारे में ये जो हम देख रहे हैं मम्मट के बारे में, इनका एक संस्कृत का श्लोक है, वो हम श्लोक भी यहीं देख लेते हैं, ताकि आगे फिर से हमें अलग से न देखना पड़े, है ना। इन्होंने क्या माना काव्य का लक्ष्य? यश प्राप्ति माना, वित्तीय लाभ माना, लोक व्यवहार माना, शिवेतर छतय माना मतलब अमंगल का नाश माना, तत्काल परमानंद की प्राप्ति माना, और कांता सम्मित उपदेश। इतनी सारी चीजें किसी कविता के उद्देश्य में होना चाहिए। और इन्होंने जो संस्कृत में इनका श्लोक है वो हम देख लेंगे यहीं पे। क्या है इनका श्लोक? काव्यम यश अर्थ कृते, नोट करेंगे आप, काव्यम पूछा जाता है ये भी, यश, यश से अर्थ कृते, अर्थ कृते संस्कृत में ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक। काव्यम यश अर्थ कृते, व्यवहार विदे, व्यवहार विदे, व्यवहार विदे, शिवेतर छतय, शिवेतर छतय, सद्य पर निर्वृतये, सद्य पर निर्वृतये, निर्वृतये, सद्य पर निर्वृतये, कांता सम्मित, कांता सम्मित तयोपदेश युजे, तयोपदेश युजे मतलब कांता सम्मित उपदेश युजे, मिला के ये लिखा गया संस्कृत में, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो ये था इसका, मम्मट का। दो रचनाकार हमारे बचे हैं और अगले हम कौन देखेंगे? किसको? वामन को। इन्होंने क्या माना है काव्य का लक्ष्य? तो काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कीर्ति और प्रीति होनी चाहिए, कीर्ति और प्रीति होना चाहिए, कीर्ति और प्रीति होना चाहिए, होना चाहिए।
ये किसकी मान्यता है? ये हमारे वामन महोदय की मान्यता है। वामन। संस्कृत में क्या है इनका? एक छोटा सा श्लोक है, कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्। हेतुत्वात्, ये है वामन का। और हमारे लास्ट हैं भोजराज, जो सेम यही चीजें मानते हैं। काव्य का लक्ष्य कीर्ति और प्रीति होना चाहिए, ये मान्यता हमारे किसकी है? भोजराज साहब की भी है। भोजराज। ठीक। तो ये थे हमारे संस्कृत के जो भी हमारे जो है क्या कहते हैं आचार्य थे, जिन्होंने कविता का लक्ष्य अपने अपने हिसाब से माना है कि क्या होना चाहिए। तो लोक व्युत्पत्ति होना चाहिए दंडी के अनुसार, यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेता चतय, अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश होना चाहिए मम्मट के अनुसार। काव्य यश अर्थ कृत्य, व्यवहार विदेशी वेतर क्षतय, सद्या पर निर्वृत्तय, कांता सममित तयो उपदेश युजे, ये मम्मट का मानना था। काव्य का लक्ष्य कीर्ति और प्रीति होना चाहिए, वामन और भोजराज दोनों ने वही माना है। वामन का कहना है कीर्ति प्रीति हेतु। तो ये थे हमारे जितने भी संस्कृत के रचनाकार थे वो, और ये होते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक। तो बढ़ेंगे आगे और हम अब देखेंगे अपने हिंदी के रचनाकारों के बारे में। तो देखते हैं हमारे हिंदी के रचनाकार जो हैं उन्होंने अपनी क्या क्या मान्यताएं दी हैं। तो आप आगे हेडिंग डालेंगे हिंदी के रचनाकार या हिंदी के विद्वानों के अनुसार या हिंदी कवियों के अनुसार काव्य प्रयोजन, है ना? सही हेडिंग है, हिंदी कवियों के अनुसार काव्य प्रयोजन। तो देखेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे हम, सीधे हम देखेंगे किसकी क्या मान्यता है। नंबर 1 हेडिंग आप डाल लेंगे, हिंदी कवियों के अनुसार काव्य प्रयोजन। काव्य का लक्ष्य ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति होना चाहिए। काव्य का लक्ष्य, काव्य का लक्ष्य, ठीक, क्या होना चाहिए? ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का विस्तार और ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति होना चाहिए। आनंद की अनुभूति होना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? ये मान्यता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लिखेंगे पूरा नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका मान्यता है कि कविता का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ज्ञान का विस्तार करना होना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान की वृद्धि हो और साथ साथ हमें आनंद की प्राप्ति हो। आगे देखेंगे अगला, नंबर 2, काव्य का लक्ष्य आनंद अनुभूति होना चाहिए। काव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आनंद अनुभूति, सिर्फ आनंद की अनुभूति, आनंदानुभूति होना चाहिए, होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? ये हरिऔध की है मान्यता। किसकी मान्यता है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूरा नाम इनका है। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने सिर्फ आनंद की अनुभूति को मान्यता दी है, वही चीजें आनंद की अनुभूति और आनंदानुभूति। आगे बढ़ेंगे, नंबर 3, काव्य का लक्ष्य क्या माना है? मानव कल्याण होना चाहिए, मानव कल्याण होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता। हजारी
प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या माना है? मानव कल्याण को काव्य का लक्ष्य या कविता का उद्देश्य माना है। बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी को। अच्छा, अब हम ये है कि हर जगह ये काव्य का लक्ष्य ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसे चार्ट के माध्यम से भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप डालेंगे एक रचनाकार और यहाँ आप लिखेंगे काव्य का लक्ष्य, इसने क्या क्या माना है, वो आप एक जगह नोट करके चले जाएंगे। वही आपको जानना है। ये है कि ये आपको थोड़ा डिटेल से लिखा रहे थे, इसलिए इतना लिखते रहे थे। आत्मानुभूति को किसने माना है कविता का लक्ष्य? आत्मानुभूति आत्मानुभूति को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने आत्मानुभूति को काव्य का लक्ष्य माना है। आत्माभिव्यक्ति को किसने माना है? नंबर 5, मिलता जुलता है दोनों। आत्माभिव्यक्ति ये किसने माना है? आत्माभिव्यक्ति ये माना है हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने माना इसे? डॉक्टर नगेंद्र। ये आत्मा अभिव्यक्ति को मानते हैं। आत्मा को अनुभव करना, ये किसने मानता है? क्यों, किसकी मान्यता है? ये नंद दुलारे वाजपेयी की। लेकिन आत्मा अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना। आगे हम देखेंगे महादेवी वर्मा का क्या है कहना। इनका मानना है कि मानव हृदय में समाज के प्रति मानव हृदय में समाज के प्रति मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, ये कविता का लक्ष्य होना चाहिए। किसकी मान्यता है? महादेवी वर्मा की महादेवी वर्मा की मान्यता है। क्या मान्यता है? कि कविता का लक्ष्य जो है वो मानव के हृदय में समाज के प्रति विश्वास को जगाना है। ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं। आगे देखेंगे हम रामचंद्र शुक्ल जी को। काव्य का अंतिम लक्ष्य काव्य का अंतिम लक्ष्य जनता के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके जनता के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके जनता के मार्मिक जो पक्ष हैं उनका प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है ये किसकी मान्यता है? ये है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक, इन्होंने कविता का लक्ष्य क्या बताया है कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जनता के जो मार्मिक पक्ष है उनका प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य का स्थापना करना। ठीक, जो मनुष्य के हृदय के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। ठीक, ऐसा होना चाहिए कविता का लक्ष्य। आगे हम देखेंगे हमारे और जो हिंदी के कवियों ने अपनी अपनी मान्यताएं दी है। आगे हम देखेंगे नंबर 8 और हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। कविता का लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं। ये सारी चीजें जो हम नोट कर रहे हैं ये
कोटेशन के रूप में भी या कथन के रूप में भी आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, है ना। पूछ लेता है कि ये जो है कथन किसका है, या जो ये नोट करने जा रहे हैं ये भी दे देगा कि ये कथन किसका है। तो ये सारे कथन जो है ये कथन के रूप में भी काम करेंगे और काव्य प्रयोजन के रूप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कविता का लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, कविता का लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। ये किसकी मान्यता है? ये मान्यता है हमारे मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त का क्या मानना है? कविता का लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन के साथ साथ उसमें कुछ न कुछ अच्छा उपदेश भी छिपा हुआ रहना चाहिए। और एक और है इसमें, मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति भी है। क्या है इनकी पंक्ति? केवल मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पूरी पंक्ति भी है, तो आप चाहें तो इसे नोट कर लेंगे। क्या है कि सिर्फ केवल मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अगला क्या है। नंबर 9, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह पता तो चल ही गया होगा ये पंक्ति किसकी है। यह निज ब्रह्म विचार, तो ये पंक्ति है हमारे कबीर महोदय की। ठीक, तो ये कथन किसका है? कबीर दास का है। नंबर 10, अब हम ये देख रहे हैं कि कवित्व के रूप में या जो है पद्य भाषा में पद्यात्मक रूप में कविता के बारे में जिसने कवि काव्य के प्रयोजन के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में जिन्होंने जो भी बोला है, तो मैथिली शरण गुप्त की जो लाइन हमने आपसे बोली थी वो आप नोट कर लेंगे। केवल कविता ही केवल मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए। दूसरी लाइन है उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये इनकी थी, और आगे हम देख रहे हैं जो ये कबीरदास के। नंबर 10 पे हम देखेंगे, औ मन जान कवित अस कीन्हा। क्या है? औ मन जान कवित, औ मन जान कवित अस कीन्हा, कवित अस कीन्हा। म को यह रहा जगत मह चिन्हा। इंपॉर्टेंट लाइन है। म को यह रहा जगत मह चिन्हा, जगत मह चिन्हा, मह चिन्हा। और दूसरी लाइन क्या है इसकी? धन सोई जस कीरत जासु, धन सोई जस कीरत जासु। धन सोई, बड़ी ई है, धन सोई जस कीरत जासु, कीरत जासु फूल मरय पर मरय न बासु। ये लाइन पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट में आपके। फूल मरय पर मरय न बासु, फूल मरय पर, फूल मर जाता है पर उसकी सुगंध नहीं मरती है ना, फूल मरय पर
मरे न बासु, ये है। ये किसकी पंक्ति है? ये हमारे जायसी महोदय की पंक्ति है। इनका क्या मानना है कि कविता जो है वो कैसा होना चाहिए? कविता का लक्ष्य औ मन जानि कवितयस कीन्हा मकुया रहा जगत में जीना, जो जगत में उसे पहचाना जा सके, है ना। धन सोई जस कीरत जासु, फूल मरे पर मतलब उसका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, उसका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जैसे एक पुष्प मुरझा जाए पर उसकी गंध खत्म नहीं होती, तो कविता भी ऐसी ही होनी चाहिए। बस 3 से 4 लोग और बचे हैं और इसी के साथ आपका काव्य प्रयोजन होता है समाप्त। कीरत भनित भूति भल सोई, कीरत भनित भूति भल सोई, भूति भल सोई, कीरति भनित भूति भल सोई। और आगे है सुरसर सम सबकर हित हुई। पता तो चल ही गया होगा ये लाइन भी किसकी है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित। सुरसर सम सबकर हित हुई, सबकर हित हुई, ये लाइन है हमारे तुलसीदास की। किसकी लाइन है ये? तुलसीदास। इन्होंने क्या कहा कि जैसे ब्रह्म विचार हो, कविता का उद्देश्य वैसा होना चाहिए। जैसी का क्या कहना है? फूल मरे पर मरे न बासु, जैसे पुष्प मुरझा जाते हैं उसकी सुगंध हमेशा महकती रहती है, खत्म नहीं होती, कविता का उद्देश्य वो होना चाहिए। और तुलसीदास क्या कह रहे हैं? सुरसर सम सबकर हित हो, कविता का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे सबका हित हो, किसी का हित ना हो। आगे हम देखेंगे कुलपति मिश्र के बारे में। नंबर 12, जस संपत्ति आनंद अति, जस संपत्ति आनंद अति दूरी तन डारे खोई, आनंद अति दूरी तन डारे खोई, दूरी तन डारे खोई। होत कवित्त ते चतुराई, होत कवित्त ते चतुरई, होत कवित्त ते चतुरई जगत राम बस होई, जगत राम बस होई। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कुलपति मिश्र की, कुलपति मिश्र की है ये पंक्ति। ठीक, ये जस संपत्ति आनंद अति दुर्तन डारे खोई, होत कवित ते चतुरई जगत राम बस होई। ये मानते हैं हमारे कुलपति मिश्र। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। हमारे 3 रचनाकार या 3 कवि और बचे हैं, देखेंगे उनकी मान्यताओं को और करेंगे काव्य प्रयोजन को हम समाप्त। एक है हमारे देव और दूसरे हैं सोमनाथ, और हमारे जो लास्ट हैं वो हैं भिखारी दास। तो देव का क्या कहना है? राहत घर नवर। नंबर 13, राहत घर न वर। अच्छा, ये आप याद कैसे करेंगे? जैसे कि इसमें है जस संपत्ति आनंद अति, यानी जस संपत्ति आनंद अति यानी संपत्ति से आनंद बहुत ज्यादा आता है। ठीक, तो आप इतना ही पकड़ेंगे, केवल जस संपत्ति आनंद अति, इतना पढ़ने के बाद आप कुलपति मिश्र को याद कर लेंगे। पूरी लाइन ना भी याद हो तब भी चलेगा, बस इतना पकड़ के रखिएगा
कि अगर ये 4 अक्षर स्टार्टिंग में दिख जा रहे हैं तो ये कुलपति मिश्र का है। मैंने तो इसी तरीके से याद किया था। बाकी अगर आप और अच्छे तरीके से किसी प्रकार से याद कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। राहत घर नवर धाम धन, धाम धन, तरुवर सरवर कूप, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर में जग में, जस शरीर जग में अगर अमर, जस शरीर, जस शरीर जग में अमर, जग में अमर, है ना? जस शरीर, जग मतलब संसार, जग में अमर, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य सारूप, भव्य काव्य सारूप। ये कथन किसका है? ये है हमारे देवकवि का, देवकवि का। अच्छा, इसे आप कैसे याद रखेंगे? देवताओं के पास घर वर नहीं होते, मैंने इसी तरीके से याद किया था। देवताओं का अपना कोई एक निजी निवास स्थान नहीं होता, कोई घर वर नहीं होता, वो मतलब कण कण में विद्यमान है। तो एक छोटे से घर में देवता थोड़ी ना निवास कर पाएंगे, न उन्हें बांध के रखा जा सकता है ना। तो हमने इसी से अपना याद किया था। राहत घर नवर धाम, यानी घर वर जिसके पास, किसके पास नहीं रहता? देवताओं के पास नहीं रहता। अगला देखेंगे नंबर 14, कीरत वित्त विनोद अरु, कीरत वित्त विनोद अरु, अति मंगल को देत, अति मंगल को देत, अति मंगल को देत, करो भलो उपदेश मित। अगली लाइन है क्या? करो या करो, करो भलो है ना? करो भलो उपदेश नित, करो भलो उपदेश नित, वह कवित्त चित्त चेती, वह कवित्त चित्त चेती, कवित्त चित्त चेती। ये किसकी मान्यता है? ये है सोमनाथ की, सोमनाथ। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? राक्षस लोग क्या पीते थे? सोमरस, पुराने में, है ना। पीछे जाएंगे अब द्वापर, ये वो जो भी चलता था पिछले युग में, तो राक्षस लोग क्या पीते थे? सोमरस। सोमरस पी के वो क्या करते थे? विनोद करते थे। कीरत यानी करते थे, वित्त विनोद यानी दारू पियो, इंजॉय करो। भाई पीना नहीं है, बट ये है कि याद करने के लिए हमने बोला। सोमरस, सोमरस मतलब क्या है? वही आज की शराब, उस समय का सोमरस। सोमरस पी के लोग क्या करते थे? विनोद करते थे, है ना। तो ये इससे आप याद कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट है वो हम देखेंगे, हमारे जो हिंदी के लास्ट कवि हैं, एक लहर तप पुंजन के फल, नंबर 15, एक लहर तप पुंजन के फल, एक लहर तप पुंजन के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई, अरु सूर गोसाई। अगली लाइन क्या है? एक लहै बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरवीर बड़ाई। ठीक, आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये 4 लाइन का है, तो लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर से आप देखेंगे, एक लहै तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी और सूर गोसाई। और हमारी जो दूसरी लाइन है इसके नीचे आप लिखेंगे, एक लहै बहु संपत्ति केशव
भूषण ज्यों बरवीर बड़ाई। और उसके बाद आप देखेंगे तीसरी लाइन, जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे एकन को जस ही सो प्रयोजन, एकन को जस ही सो प्रयोजन है रस खान रहीम की नाई। और हमारी जो चौथी लाइन है वो हम देखेंगे दास कवितन की चर्चा बुद्धि बत्तन को सुख दय सब थाई। ये हमारे किसकी है, भिखारीदास की लाइन है। और ये लाइन एक बार आ चुकी है, पहली लाइन तो पूरा कवित्व वो है जो मैंने आपको बोला। और ये किसका हो जाएगा, भिखारीदास। तो आप चाहें तो पूरा नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एक लहाय तब कुंजन के फल ज्यों तुलसी और सूर गोसाई, एक लहाय बहु संपत केशव भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई। तीसरी लाइन है एकन को जस ही सुप्रयोजन है रस खान रहीम की नाई। और हमारी चौथी लाइन है दास कवितन की चर्चा बुधिबत्तन को सुख दय सब ठाई। तो ये थे हमारे हिंदी के रचनाकार, ठीक। और उनके उनकी ये जो सारी मान्यताएं थी काव्य प्रयोजन के बारे में। अब हमारे बचे हैं केवल पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो चिंतक हैं वो। तो आप डालेंगे केवल 3 लोग हैं पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार काव्य प्रयोजन, ठीक। ये आपकी हेडिंग होगी और उसमें लिखेंगे आप पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार काव्य प्रयोजन, उसके नीचे आप लिखेंगे नोट। नोट में आपको लिखना है हेडिंग डालने के बाद इसमें चिंतकों की 3 श्रेणियां हैं। इसमें चिंतकों की 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं, ठीक। अब ये 3 श्रेणी कौन सी है यही हमें देखना है। पहली श्रेणी है कला, कला के लिए, कला कला के लिए, ठीक। काव्य का उद्देश्य क्या बताया है, कला कला के लिए होती है। देखते हैं ये किसकी मान्यताएं हैं। कला कला के लिए ये मान्यता है होमर की, लोनजाइनस की, होमर की, लोनजाइनस की, ऑस्कर वाइल्ड की। ये सारे पाश्चात्य रचनाकार हैं या पाश्चात्य शास्त्र में जब हम जाएंगे तो वहां हम देखेंगे इन सब रचनाकारों को, है ना। ऑस्कर वाइल्ड की, और कौन है, शिलर है, स्पिनबर्ग है, शिलर शिलर है, और कौन है, स्पिनबर्ग, स्पिनबर्ग। ये इतने लोग हैं, है ना। आगे इनकी क्या मान्यता है कि कला सिर्फ कला के लिए होती है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। नंबर 2, अगली मान्यता है कि कला सिर्फ कला के लिए नहीं होती। कुछ रचनाकार हैं या कुछ जो हमारे पाश्चात्य चिंतक हैं वो मानते हैं कि कला जो है वो जीवन जीने के लिए होती है या जीवन के लिए होती है। तो देखेंगे कला जीवन के लिए, जीवन के लिए क्वेश्चन यहाँ से भी उठते हैं, आपसे दे देगा कला कला के लिए किसकी मान्यता नहीं है, दे देगा आपको, है ना। 3 रचनाकारों का नाम या कला कला के लिए किसकी मान्यता नहीं है। तो इसमें दे देगा होमर, लोनजाइनस, ऑस्कर वाइल्ड, और एक दे देगा आपको जो हम नीचे लिखाएंगे दोनों में से उसमें से, है ना। तो आपको चूज करना होगा कला जीवन के लिए। अच्छा, ये जो कला जीवन के लिए है ये जितने भी उनके जो इसके अंतर्गत आते हैं उनकी मान्यता है कि लोक मंगलवादी है। लोक के मंगल में यानी लोक के हित में लोक मंगलवादी चिंतक, ये आप कह सकते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन बन गया कि इसमें से कौन लोक मंगलवादी चिंतक नहीं है, तो दे देगा लोक मंगलवादी चिंतकों में 3 चिंतक दे देगा, कोई एक अदर दे देगा इसमें से, है ना। या आपसे पूछ लेगा कौन लोक मंगलवादी चिंतक है, तो पूछ लेगा 3 इसमें से दे देगा, एक इसमें से। तो देखते हैं लोक मंगलवादी कौन थे। प्लेटो थे, रस्किन है, प्लेटो है इसमें, रस्किन है,
प्लेटो हो गया, रस्किन हो गया, और कौन, टॉल्स्टॉय। जो महत्वपूर्ण है वो हम देख रहे हैं। ठीक, टॉल्स्टॉय आदि। तो ये जो है लोक मंगलवादी चिंतक थे। इनकी मान्यता थी कि कला का जो उद्देश्य है वो जीवन के लिए होना चाहिए, जिससे जीवन जीने का एक तरीका मिल सके, है ना, सिर्फ कला के लिए नहीं होना चाहिए। नंबर 3, समन्वयवादी। देखते हैं समन्वयवादी कौन है। समन्वयवादी, इनका मानना है कि जीवन और आनंद दोनों को महत्व देने वाले चिंतक हैं। ये जीवन को भी महत्व देते हैं और आनंद को भी। जीवन और आनंद, जीवन और आनंद दोनों को महत्व देने वाले चिंतक, दोनों को महत्व देने वाले चिंतक, देने वाले चिंतक। ठीक, ये। तो जिसने सिर्फ लोक के मंगल के लिए जो है कामना की है, उसमें है प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय। ये आएंगे कला जीवन के लिए। जिनका मानना है कला सिर्फ कला के लिए होती है, उसमें आपके ये सारे रचनाकार, ये सारे चिंतक आ जाएंगे। अब हम देखेंगे समन्वयवादी, यानी जो समन्वय दोनों को एक साथ लेके चलता है, बैलेंस करके, है ना। जीवन के लिए भी होना चाहिए उसका उद्देश्य, और साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। आप कह सकते हैं जैसे मछलीचंद गुप्त की हमने लाइन पढ़ी थी, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, यानी मनोरंजन के साथ साथ उचित उपदेश भी होना चाहिए, एक लक्ष्य भी होना चाहिए। तो सेम मान्यता है हमारे समन्वयवादी आचार्यों की। इसमें कौन आएगा, हमारे अरस्तु आ जाएंगे। और कौन है, होरेस है, ड्राइडन है, होरेस, ड्राइडन, कॉलरिज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड हैं, आई ए रिचर्ड्स हैं, आई ए रिचर्ड्स आदि। ठीक, आई ए रिचर्ड्स का नाम आपको जो है एग्जाम में कहीं पूरा देखने को मिलता है, कहीं कहीं सिर्फ रिचर्ड्स दे देता है। ठीक, तो ये था आपका काव्य प्रयोजन, और काव्य प्रयोजन इसी के साथ होता है आपका समाप्त। आगे हम देखेंगे काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, और साथ साथ हम देखेंगे रस और अलंकार क्या है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। इसी के साथ भारतीय काव्य शास्त्र ये हम करेंगे समाप्त इधर। और जो पाश्चात्य साहित्यकार हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, है ना, वर्ड्सवर्थ आदि हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा, और फिर मिलेंगे कल। और ये जो क्लासेज हैं ये आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। धन्यवाद।